हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है पति की बेवफाई के बाद वैश्या बनी शिप्रा को किसका साथ मिला। शिप्रा का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज़्यादा वसूल लिया था उससे। वह तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया था। फिर वे दोनों टूट पड़े थे उस पर, जानवरों की तरह। वह दर्द से कराहती रही, पर उन दोनों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हुई। शिप्रा ने दूसरे आदमी को मना भी किया था, पर नोट फेंककर उसे मजबूर कर दिया गया था। ये कमबख्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जहाँ शिप्रा लाश की तरह पड़ी थी, वह एक खंडहरनुमा घर था जो शहर से अलग था। वह किसी तरह उठी। उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100-100 रुपए के नोटों को ब्लाउज में खोसकर खंडहर से बाहर निकल आई। वह सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी के रास्ते कुछ लोग जा रहे थे। शिप्रा से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो कैसे। वह ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता थी कि बेचारी उसका इंतजार कर रही होगी। वह जाएगी तब खाना बनेगा, तब दोनों खाएंगी। भला वो भी क्या करती, शौक से तो नहीं आई थी इस धंधे में। उसके पति ने उसे तन्हा छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। काश उसकी शादी उसके प्रेमी नीरज के साथ हुई होती। नीरज कितना अच्छा लड़का था। वह उससे बहुत प्यार करता था। वह यादों के गलियारों में भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शिप्रा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना शिप्रा की जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं, लड़का कहते थे। एक दिन वो सब्जी बाजार से सब्जी खरीद कर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। लड़के ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और शिप्रा को उठाने लगा और बोला, माफ़ करना, मेरी वजह से आप गिर गईं। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। शिप्रा उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिप्रा। और आपका? नीरज। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 4 दिन बाद फिर दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे शिप्रा जी, आप? नीरज चहका, सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं यह सोचकर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर नीरज मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे, कहकर शिप्रा ने उसे घर का पता दे दिया। शिप्रा आज सुबह से ही नीरज का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह जरूर आएगा। वह घर पर अकेली थी। उसकी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। वह दौड़कर बाहर आई। उसको देखकर उसका मन खिल उठा। आइए, आइए ना। नीरज ने शिप्रा के झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हो गया। शिप्रा ने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए, पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नीरज के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वह एक दलित नौजवान था और शिप्रा ऊंची जाति से ताल्लुक़ रखती थी। पर जिन्हें प्यार हो जाता है वे जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर जब शिप्रा की माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई। शिप्रा का घर से निकलना बंद कर दिया गया।
उसके चाचा जी को बुला लिया गया और उसकी शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम रमन से कर दी गई। शिप्रा की शादी होने की खबर जब नीरज को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वे दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सुहागरात को न चाहते हुए भी शिप्रा को पति का इंतजार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था, पति और उसकी दादी माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। रमन आया तो शराब की बदबू से शिप्रा को घुटन होने लगी, पर रमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, न पड़ा। आते ही उसने शिप्रा को ऐसे दबोच लिया मानो वह शेर हो और शिप्रा बकरी। शिप्रा सिसकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी सुहागरात नहीं, बल्कि वह एक वहशी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हो। सुबह दादी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि बहू के साथ क्या हुआ है। दादी माँ ने उसको हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। रमन आदत से लाचार है, पर दिल का बुरा नहीं है। शिप्रा को दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को रमन काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी के साथ नाजायज संबंध था। नहीं नहीं, शिप्रा रोने लगी, यह झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर वह शिप्रा पर लातें बरसाने लगा। वह तो शायद आज उसे मार ही डालता, अगर बीच में दादी न आई होती। रमन, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बहू को मार रहा है? दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा। तो रमन खिसिया कर वहाँ से चला गया। बहू, यह रमन क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी के साथ? नहीं दादी माँ, यह सब झूठ है। यह बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर रमन भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रमन ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग जगह रहने लगा था। रमन की कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भूखमरी छा गई। शिप्रा मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती? घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर शिप्रा राशन लेने मोहल्ले के सेठ की किराने की दुकान पर पहुंच गई। सेठ ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, फिर उसकी ललचाई आंखें शिप्रा के उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। शिप्रा को कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? शिप्रा चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूं? शिप्रा निराश होकर जाने लगी। सुनो जी सेठ जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो सेठ जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। सेठ? शिप्रा बिफरी। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सेठ को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से। पैसे लेकर आते नहीं हैं, उधार इन्हें चाहिए। जाओ कहीं और से ले लो। शिप्रा को खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, सेठ ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही बहू। घर में कुछ तो होगा, ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। शिप्रा तड़प उठी। मन ही मन शिप्रा ने एक फैसला लिया और दादी माँ से बोली, दादी, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार सेठ राशन दे दे। सेठ, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर ले और मुझे राशन दे दे। सेठ के होंठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह हुई ना बात। सेठ उसे दुकान के पिछवाड़े में ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद शिप्रा को जब भी राशन की ज़रूरत होती वह सेठ के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह वह सेठ की दुकान पर पहुंची, पर सेठ की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ, अंदर आ जाओ। सेठ जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब? मुझे सब पता है, कहकर शिप्रा को दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटा दोनों उसके शरीर से खेलने लगे। इसकी खबर शिप्रा के मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वह उसके पीछे पड़ गया। वह बोली, पैसे दे,
तो तेरी इच्छा भी पूरी कर दूं। यहीं से शिप्रा ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वह कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। उसकी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान भी क्या करती। शिप्रा अब यादों से बाहर निकल आई थी। दर्द सहते, लंगड़ाते हुए वह भीड़ भाड़ वाले इलाके तक आ गई थी। उसने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक दिन हमेशा की तरह वह चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, शिप्रा। ग्राहक समझकर वह पलटी, लेकिन सामने नीरज को देखकर हैरान रह गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। शिप्रा हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। शिप्रा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। शिप्रा नीरज के साथ नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। शिप्रा, नीरज ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। नीरज, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई थी। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शिप्रा थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। नीरज, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसने नीरज को अपनी आपबीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नीरज ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, शादी किससे की? कितने बच्चे हैं? शिप्रा ने पूछा। एक भी नहीं, मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। शिप्रा एक बार फिर तड़प उठी। शिप्रा, मेरी ज़िंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? छी, नहीं नीरज, यह मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी पहले वाली शिप्रा नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालात ने इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझकर जवाब देना। इसके बाद नीरज ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। शिप्रा भी नीरज के पीछे हो ली। नीरज ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी। कहकर वह आगे बढ़ गया। शिप्रा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकालने का एक और मौका देगा। अभी शिप्रा आगे बढ़ी ही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी। शिप्रा गुस्से से बोली और इठलाती इतराती अपने घर की ओर बढ़ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे नए चैनल कहानी कुंभ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।